सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं पैरामीटर एंड एरिया की क्लास 7th की वन शॉट रिवीजन। ठीक है, क्लास 7th क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से, और फिर उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस मैं देख सकती थी, मतलब जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हर एक टाइप का लेवल आ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चंस मैंने NCERT, ML अग्रवाल और RS अग्रवाल से लिए हैं। तो सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि पूरे चैप्टर में कौन कौन से फिगर्स हम पढ़ने वाले हैं, उनके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ सो दैट आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो और साथ साथ समझ में आता रहे। तो सबसे पहली शेप जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम सभी ने देखा है, ये हमारा क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती है, मतलब इसकी दो डायमेंशंस होती हैं। पहला इसकी होती है लेंथ और दूसरा इसकी होती है ब्रेथ। अब इसके अंदर वाला जो पार्ट है, जो आपको ये वाला सारा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट इसका क्या होता है? एरिया। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है? इसका एरिया। यहाँ लिख देते हैं, ये वाला पार्ट इसका क्या है? एरिया। फिर एक चीज़ इसमें आती है पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ कितनी है। ये जो आपको ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रखा है ना, इस पूरे की लेंथ कितनी है, वो इसका पैरामीटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और पैरीमीटर। पैरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में सरफेस की बात की जाएगी तो हमेशा हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। और कभी भी बाउंड्री की बात की जा रही है या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात की जा रही है या फिर फेंसिंग की बात की जा रही है, तो उस केस में हमेशा आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पैरीमीटर। उस केस में हमेशा हमें पैरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सेकेंड शेप जो हमारी आती है दैट इज स्क्वायर। सेकेंड शेप हमारी क्या आती है? स्क्वायर। स्क्वायर हम सभी ने देखा है, इसकी सारी डायमेंशंस इक्वल होती हैं, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। अगर इसको आप साइड मान रहे हो और इसको हम साइड लेके चल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है वो क्या बनता है? सब बताएंगे एक बार। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाता है? साइड इंटू साइड। ओके, उसके बाद इसमें आती है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, रेक्टेंगल समझ आ गया, स्क्वायर समझ आ गया, उसके फॉर्मूला समझ आ गए। अब इतना अगर समझ आ गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 शेप्स के बारे में और पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्कल और हाँ एक रोम्बस भी है। तो 4 शेप के बारे में हम और पढ़ने वाले हैं। थर्ड शेप हमारी यहाँ पे आती है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड होती है, सभी को पता है। इसमें भी एक बेस हम लेके चलते हैं। ये इसमें हमारी किसकी वैल्यू होती है? बेस की वैल्यू होती है। और इसकी जो हाइट होती है वो हाइट 3 तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। पहली हाइट आप इंटरनल हाइट, जो हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, इंटरनल हाइट हो सकती है। इसकी एक्सटर्नल हाइट भी हो सकती है। एक्सटर्नल हाइट मान लो मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी और इसको मिला दिया, वो भी तो ट्रायंगल की हाइट मानी जाएगी ना। और एक बाउंड्री की हाइट होती है। बाउंड्री की हाइट वो होती है जो आप बाउंड्री पे ड्रॉ करते हो, जिससे कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी जो मैं कंफर्ट ईज के लिए जो लेके चल रही हूँ हाइट, वो इंटरनल वाली लेके चल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हाइट ड्रॉ कर दी, ये मेरी क्या हो गई? हाइट हो गई। ठीक है, तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एरिया बनेगा वो कितना बनेगा एक बार देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू होती है। अब इसके पैरामीटर की एक बार बात कर लेते हैं। पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सभी साइड, जितनी भी साइड दे रखी है सभी का सम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स का सम हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल समझ आ गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला साथ साथ नोट करते जाना, वरना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त बहुत दिक्कत आएगी। और इवन साथ साथ लर्न भी करते जाना, सिर्फ लिखना नहीं है आपको, लर्न भी करना है उसको। ठीक है, फोर्थ शेप की बात करते हैं। चौथी शेप आती है पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम? रेक्टेंगल को टिल्ट कर दो, टेढ़ा कर दो, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसमें भी आपका बेस और हाइट दो ही चीज़ें होती हैं। ये आपका क्या होता है? बेस, और इसके अंदर ही हम क्या ड्रॉ कर देते हैं? हाइट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, बेस हो गया, हाइट हो गया। अब इसका एरिया क्या बनता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या बनता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आपका बन जाता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बी को एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और इसका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें भी आप क्या कर दोगे? सभी साइड का सम कर दोगे। बट जब हम इसमें सभी साइड का सम करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती है और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती है। तो अगर आप इस वाली साइड को लेंथ मान रहे हो और इस वाली जो भी आपकी साइड है उसको ब्रेथ मान रहे हो, तो आपका रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाता है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे सम लिख रही हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है ना, यू कैन डू एनी मेथड, है ना। अच्छा, पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद आपका आता है रोम्बस। फिफ्थ शेप आपकी क्या आती है? रोम्बस। रोम्बस का मतलब होता है स्क्वायर को टिल्ट कर देना। रोम्बस का मतलब होता है स्क्वायर को टिल्ट कर देना। ये इसका पहला डायगोनल हो गया, ये इसका दूसरा डायगोनल हो गया। तो डायगोनल 1 मैं इसको ले रही हूँ, जिसको हम D1 से डिनोट कर रहे हैं, और डायगोनल 2 मैं इसको ले रही हूँ। ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप इसको डायगोनल 1 लो, इसको डायगोनल 2 लो, एक ही बात है। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट लेना है, वो आपका क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस एक बार आ गया। अब आपने निकालना है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो क्योंकि इसका जो फेंसिंग वाली इसकी जो जगह है, मतलब इसकी जो बाउंड्री लाइंस हैं, वो स्क्वायर की तरह दिख रही हैं हमें। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर हम लेके चलेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे, वो हम क्या लेके चलेंगे? वो हम लेके चलेंगे 4 इंटू साइड। अगर आपकी साइड की वैल्यू 1 है और ऑल साइड्स क्योंकि इक्वल है, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 होगा। तो हम डायरेक्टली क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पैरामीटर में हम लेके चलेंगे 4 इंटू साइड। नहीं है, मना कर दो। ठीक है, 4 में पैरामीटर में हम क्या लेके चलेंगे? 4 इंटू साइड। इसके बाद छठी चीज़ जो हम ड्रॉ करेंगे दैट इज़ सर्कल। तो अब हमने यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करा है। सर्कल का अगर आप ये रेडियस लेके चल रहे हो तो उस केस में इसका एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर ऑफ सर्कल बोलो या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलो, ये आपकी चॉइस है। तो पैरीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। पैरीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं भैया? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको सभी फॉर्मूलाज को कवर करवा दिया है। अब बची है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फटाफट से एक बार सारी चीज़ें जो भी आपने नोट करी है उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो, सो दैट हम अगली क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चल पाएँ। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। देखो, हमें डायमीटर ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो डायमीटर निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए रेडियस। और रेडियस कहाँ से मिलेगा? रेडियस उस चीज़ से मिलेगा जो चीज़ आपको गिवन है, यानी कि सरकमफ्रेंस। तो सबसे पहले देखो, मैंने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना आए, आपको ये ना लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल? भैया हमने अभी तक पढ़ा था सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो 2πr होता है, लेकिन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या है? तो वैल्यू है इसकी 44। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, 44 पुट कर दोगे, तो 44 इक्वल हो जाएगा 2πr के। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 44 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है, 2 इंट अच्छा आप इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 22 करोगे आपको 44 मिल जाएगा, और यहाँ भी एक 44 बैठा है, मतलब कैंसिल होना तो काफ़ी इजी लग रहा है। 44 से 44 को हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, तो 44/7 इंटू आर है। देखो सारी चीज़ें ना एक ही स्टेप में मत किया करो, अलग अलग स्टेप में करो, ताकि जो चेकिंग करने वाला हो ना, जो भी आपकी कॉपीज़ चेक करे, जो भी आपका पेपर चेक करे, उसको चेक करने में इजी रहे। ये ना हो कि मैंने एक ही स्टेप में, मुझे तो आता है जी, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने एक ही स्टेप में सारा कर दिया। भाई वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको खा जाएगा, वो आपके मार्क्स कटवा सकता है। ठीक है, वो मार्क्स डिडक्ट करा सकता है, क्या फ़ायदा। इससे बेटर है कि आप अलग अलग स्टेप में स्टेप बाय स्टेप चलो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगी, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। 44 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर मुझे डायमीटर ऑफ सर्कल निकालना है तो मेरे पास रेडियस होना चाहिए, और रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ चुका है। दैट मीन्स मैं डायमीटर ऑफ सर्कल ईजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो डायमीटर डी क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 2 इंटू 7 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीटर दे रखा होता तो हम मीटर में लेके चलते, सेंटीमीटर गिवन था इसलिए हमने सेंटीमीटर में लिया है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक कैसी होती है, सर्कुलर इन शेप होती है, तो उसका मुझे सरकमफ्रेंस निकालना है और उसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेके चलनी, 3.14 लेके चलनी है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो भी आपको गिवन है वो आपने लिखना है। आर की वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया आर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है पहले सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर बोलते हैं, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, सभी एक बार बिना देखे, बिना स्क्रीन पे देखे ज़रा अपनी नोटबुक में लिखना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो भैया ये होता है, मैच कर सकते हो जो भी आपने नोटबुक में लिखा है कि सही लिखा है या नहीं लिखा। कभी कभी आधे बच्चे एरिया और सरकमफ्रेंस में कंफ्यूज हो रहे होते हैं, एरिया की वैल्यू सरकमफ्रेंस में लिख रहे होते हैं, सरकमफ्रेंस की वैल्यू एरिया में लिख रहे होते हैं। तो भैया ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, आर गिवन है, पाई गिवन है, बचा क्या, निकाल लो। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 20। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स करोगे। अच्छा, पहले आप 2 को 20 से कर लो सीधा, 2 इंटू 20 40 होता है, मतलब आपको इस पूरे टर्म को 40 से मल्टीप्लाई करना है। अब 40 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 4 से करना पड़ेगा। यह लिख लो स्टेप बाय स्टेप, अगर दिक्कत होती है तो। अच्छा, आप पॉइंट भी हटा सकते हो, नीचे 2 ज़ीरो आएंगे, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगा। आगे कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि जो ज़ीरोज़ होते हैं ना डिनोमिनेटर के, वो हमें हेल्प करते हैं जल्दी से डेसिमल लगाने में। तो आप क्या करो, ऊपर वाले को कर दो मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी आएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 5, और 4 3 ज़ा 12। मल्टीप्लाई करके ये आया नीचे, क्योंकि 10 बचा था, 10 बचा मतलब पीछे से एक नंबर के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। सेंटीमीटर है मीटर है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में इसकी क्या आ गई, सरकमफ्रेंस की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एरिया मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल होता है भैया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इज़ 3.14, आर स्क्वायर का मतलब है कि आर को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो एक आर की वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20, ठीक है। अब देखो यहाँ से जैसे ही मैं एक डेसिमल हटाऊंगी, नीचे क्या आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा।
एक ज़ीरो से यहाँ पे कट गया, एक ज़ीरो से यहाँ पे कट गया। तो बेसिकली 314 को मुझे 2 2 ज़ा 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, और 4 से अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा आंसर क्या आया था 1256। तो यही इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट में हम स्क्वायर लेके चलेंगे, और जो आपका सरकमफ्रेंस है उसमें आप सेंटीमीटर ही लेके चलोगे, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, बट स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा एरिया के केस में। कुछ लोग यूनिट लगाना भूल जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना, क्योंकि इसके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 340 मीटर स्क्वायर। हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है जिसका एरिया मुझे दे रखा है 340 एंड इट्स ब्रेथ इज 17 मीटर। दो चीज़ें होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, जिसमें से हमें ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये पता चला कि जो लेंथ की वैल्यू है वो हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। किसकी हेल्प से, एरिया की हेल्प से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ रुपीज़ 15.70। अभी जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, फॉर्मूलाज लिखवाए थे, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी मुझे फेंसिंग बोला जाता है तो कहीं ना कहीं वो किसकी बात कर रहा होता है, पेरीमीटर की बात कर रहा होता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसकी बात कर रहा होगा, पेरीमीटर की बात कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा इतना समझ आता है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन है पहले मैं वो लिख लेती हूँ। मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है। कितना दे रखा है, 340। मुझे क्या रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है मैम। क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अच्छा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। ब्रेथ भी मुझे दे रखी है, वो भी ठीक है। अब सभी की वैल्यू पुट करते हैं। एरिया की वैल्यू कितनी है, 340 इक्वल्स टू, लेंथ मेरे को नहीं दे रखी, तो मुझे क्योंकि पेरीमीटर चाहिए तो मुझे लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो L निकालोगे इंटू बी कितना है मेरा 17, तो B यहाँ पे 17 पुट कर दिया। अब क्योंकि मुझे L फाइंड आउट करना है तो इस 17 को मुझे लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड में लाने के लिए मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 340 को मैं डिवाइड कर दूंगी 17 से, ये मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी, लेंथ की। 17 2 ज़ा 34 होता है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 20। यानी यहाँ से मैंने लेंथ की वैल्यू निकालने में मैं कामयाब हो गई 20 मीटर। अगर मेरी लेंथ की वैल्यू आ गई तो अब मैं पेरीमीटर निकाल सकती हूँ, और जैसे ही मेरा पेरीमीटर आएगा उसको मैं रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लूँगी। तो फटाफट आप चाहो तो खुद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फटाफट एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से कैलकुलेट करो, फिर वीडियो आगे बढ़ा के आंसर मैच करो। आपको देखो कितना मज़ा आता है क्वेश्चन करने में। अब मैं निकाल रही हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ की वैल्यू मेरी कितनी आई है 20, ब्रेथ की वैल्यू कितनी थी 17, तो 20 + 17 हो जाएगा, 20 + 17 विच इज़ इक्वल्स टू 37। तो 2 × 37 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 1 कैरी 74। मीटर्स में आएगा, मीटर स्क्वायर नहीं लगाना, मीटर स्क्वायर हम एरिया के लिए लगाते हैं और वहाँ पे वो एरिया के लिए लगा भी हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आप यहाँ पे लिखोगे वो आप लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर प्लॉट। यहाँ लिख रही हूँ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर प्लॉट। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो कैलकुलेशन तो सही करके आते हैं, उनका आंसर भी सही आ रहा होता है, लेकिन वो स्टेटमेंट ही नहीं लिख के आते, फिर मार्क्स कट जाते हैं, फिर कहते हैं कि मार्क्स कट गए। तो भैया स्टेटमेंट आपको लिख के आनी है एग्ज़ाम में। 74 आया था, तो 74 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जितना भी आपको रेट दे रखा है 15.70। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आपका आंसर आएगा विच इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये मैं चाहूँगी कि आप खुद से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी नहीं करना, बस मल्टीप्लाई ही करना है। तो ये इसको कंप्लीट करो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ़ द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 8 सेंटीमीटर, एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे गिवन है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है, एंड हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया। किसका एरिया निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल का निकालना है। तो एक बार इसकी फिगर हम ड्रॉ करेंगे, साइड पे मैं एक बार इसकी फिगर ड्रॉ कर रही हूँ।
देखो फिगर आप एग्जाम में ड्रॉ करना चाहो तो आप सॉल्यूशन के पार्ट में भी ड्रॉ कर सकते हो, रफ एरिया में भी ड्रॉ कर सकते हो। फिगर के मार्क्स कैंसिल आउट नहीं होते, डिडक्ट नहीं होते। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। बेस कितना बोला था उसने, 8 सेंटीमीटर। बेस को मैंने 8 सेंटीमीटर दे दिया। इनको ना नेम भी दे देते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, PQR XYZ, एनीथिंग विच इज़ योर चॉइस। हाइपोटेन्यूस मुझे दे रखा है 17 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 17 सेंटीमीटर। अब जब भी हमें एरिया निकालना होता है ट्राइंगल का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इज मुझे ऑलरेडी गिवन, मुझे निकालनी है हाइट। और हाइट जो है वो इस ट्राइंगल में किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का काम कर रही है, इसका काम कर रही है। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये तो चाहिए ही था, तभी तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। इन दोनों की हेल्प से अगर मैं पाइथागोरस निकाल के हाइट निकाल लूँ तो मेरा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस लगा रही हूँ। पाइथागोरस क्या होता है, h² = p² + b²। h क्या है, हाइपोटेन्यूस जो यहाँ लिखा हुआ है। p क्या है, परपेंडिकुलर या फिर हाइट बोल सकते हो, और b क्या है, बेस। सारी वैल्यूज पुट कर दो। ये मुझे 17 गिवन है। p मतलब हाइट मुझे निकालनी है, मैं h का स्क्वायर लिख रही हूँ, प्लस b कितना है, 8 गिवन है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 को मल्टीप्लाई करो 2 बार, करो मल्टीप्लाई। अभी कितना आएगा, 289 आ जाएगा, इक्वल्स टू h² + 8 8 64 होता है। 289 में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा 64, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, h² की वैल्यू मिलेगी। माइनस करो, यहाँ बचेगा 5 2 2, h² आ गया। h² की वैल्यू क्या आ रही है, 225, और 225 मुझे पता है 15 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये 15 का स्क्वायर है और h² है। दोनों तरफ आप स्क्वायर से स्क्वायर भी कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, h की वैल्यू 15 सेंटीमीटर मिल जाएगी। h अगर 15 सेंटीमीटर है तो मेरा ये निकल आया, कितना निकल आया, 15 सेंटीमीटर। अब जैसे ही ये निकल आया, अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकती हूँ। एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है मेरा, 8 सेंटीमीटर। हाइट मेरी कितनी आई है, 15 सेंटीमीटर। तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, क्या बचा, 1 × 4 × 15, 15 4 क्या होता है, 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगुलर वायर गिवन है। फिगर साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं। हमें एक रेक्टेंगुलर वायर गिवन है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको एक लंबी सी वायर मिली, उसको आपने ऐसे मोड़ के क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, जिसकी लेंथ मुझे दे रखी है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 72, और उसकी ब्रेथ मुझे क्या दे रखी है, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ 40 दे रखी है और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 72 सेंटीमीटर। इट इज़ रीबेंट इनटू अ स्क्वायर। रीबेंट का मतलब होता है मैंने क्या किया, जो भी वायर से मैंने रेक्टेंगल बनाया था उस वायर को वापस से खोला और उसी सेम वायर से, उतनी ही वायर से मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। क्योंकि मैंने और एक्स्ट्रा वायर यूज़ नहीं की या फिर इस वायर में से कुछ भी कटिंग नहीं की, उतनी ही वायर से बनाया। दैट मीन्स वायर की जो लेंथ है वो चाहे रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, दोनों में इक्वल रहेगी। लेंथ इक्वल का मतलब क्या है कि दोनों का पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्क्वायर में। यहाँ पे हमारी साइड होती है और चारों साइड आपस में क्या रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है भैया, तो पेरीमीटर पे ही हम इस क्वेश्चन को इक्वेट करेंगे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एक ही वायर से दोनों चीज़ें बनी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, या रेक्टेंगुलर वायर भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वायर या फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, और इसका क्या होता है, 4 × साइड। लेंथ ब्रेथ हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40, और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 72। और इस तरफ मेरा क्या अननोन रह गया, साइड अननोन रह गया, और वही साइड मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट भी करनी है। ठीक है, इसको ऐड करो, क्या आएगा, 112।
तो 2 इंटू 112 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, क्या आएगा आपका 2 टू 4, 2 टू 4 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो 2 टू 4 डिवाइड बाय अगर मैं 4 करती हूँ तो मुझे साइड की वैल्यू मिलेगी, क्या हो जाएगी साइड की वैल्यू बताओ, 4 से डिवाइड कर लो, कितने पे जाएगा 5 पे, 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24, यानी साइड की मेरी वैल्यू कितनी आ गई 56 सेंटीमीटर। साइड कितना आ गया 56 सेंटीमीटर। यही मेरे को फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और है सर्कल का, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम यहाँ पे और करेंगे। आई होप अब थोड़ा करने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि अब जो है लेवल वो थोड़ा सा चेंज मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर 6 में आपको एक शेडेड पार्ट दे रखा है, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, बीच में इसके यहाँ पे क्या होगा सेंटर होगा, और जो शेडेड पार्ट है ये साइड वाला शेडेड पार्ट है, इसका मुझे एरिया निकालना है। आउटर रेडियस मुझे 21 मीटर दे रखा है, इनर रेडियस मुझे 14 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। समझने के लिए रफ पार्ट ले लेते हैं। तो मुझे जहाँ तक यहाँ पे दिख रहा है, एक इसमें बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। ऐसा समझ लो कि बड़े सर्कल के ऊपर मैंने छोटा सर्कल रख दिया। अब वो जो छोटा सर्कल मैंने रख दिया, उस छोटे सर्कल को मैं हटा के अलग कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैं छोटे सर्कल को हटा के अलग करूँगी तो मेरे पास 2 सर्कल हो जाएंगे, एक बड़े वाला सर्कल और एक छोटे वाला सर्कल। उसने बोला बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 21 मीटर है, और जो छोटे वाला सर्कल है इनर रेडियस उसका 14 मीटर है, ठीक है। अब बस हमें क्या दिख रहा है कि इस सर्कल को जैसे ही मैं इस पे रख रही हूँ ऐसी फिगर बन रही है। इसका मतलब जो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट होगा, जो मुझे कैलकुलेट करना है, उसमें अगर मैं बड़े वाले सर्कल का ये पूरा एरिया लूँ, इस पे ये रखते ही थोड़ा सा एरिया ढक जाएगा। कितना एरिया ढक जाएगा? जितना इस सर्कल का एरिया होगा। इसका मतलब अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है तो मैं ऐसा करती हूँ, एरिया ऑफ आउटर सर्कल निकाल लेती हूँ, एरिया ऑफ इनर सर्कल निकाल लेती हूँ और दोनों को माइनस कर देती हूँ, निकल जाएगा। तो लगाओ एरिया ऑफ आउटर सर्कल, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल भैया? पाई आर स्क्वायर से लगाएंगे। पाई की वैल्यू इज़ 22/7, आर स्क्वायर का मतलब होता है 21 इंटू 21 करना है, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 22 इंटू 3 करेंगे 66 आएगा। 66 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो ये आपका हो जाएगा 12, 1 कैरी, 6 8 और 1 3। तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 1386 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? ऐसे ही हम निकालेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल कितना होता है? एरिया ऑफ इनर सर्कल वही सेम पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, 22/7, आर स्क्वायर इस बार 14 लगेगा, क्योंकि अंदर वाले सर्कल के लिए जो मेरे पास रेडियस की वैल्यू है वो 14 मीटर गिवन है। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 22 इंटू 2 करेंगे 44 आएगा। 44 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है? 14 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, 17, 4 1 ज़ा 4, तो ये हो गया 6 11 और 6। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 616 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हो जाएगा दिस माइनस दिस वाला एरिया। तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के देखो भाई काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, कभी रेक्टेंगल, कभी ट्रायंगल में ट्रायंगल डाल देता है, कभी 2-3 सेमी सर्कल एक साथ दे दिए। तो ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। हर वैरायटी का यहाँ पे कराना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। 6 में से 6 गए 0, 8 में से 1 गए 7, 13 में से 6 गए कितने बचेंगे? 7 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। अच्छा, अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन हम और करेंगे और फिर इस वीडियो को विराम देते हैं, इस वीडियो को पॉज देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास गिवन है कि ये एक शेडेड पार्ट आपको दे रखा है, इस शेडेड पार्ट का हमें एरिया कैलकुलेट करना है और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये पूरा एक रेक्टेंगल दे रखा है, क्योंकि रेक्टेंगल का ही हर एक एंगल जो होता है दैट इज़ योर 90 डिग्री, उसी का हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की मुझे लेंथ दिख रही है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिख रही है 10 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले ये क्लू निकाल लिया करो कि मुझे जो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है वो किसको प्लस माइनस करके कैलकुलेट होगा, ये चीज़ आप पहले ही निकाल के देख लिया करो। तो अगर मुझे ये शेडेड पार्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मैं पूरा यहाँ पे रेक्टेंगल ले लूँगी, उस रेक्टेंगल में से मैं दो ट्राइंगल को अगर माइनस कर दूँ, इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया अगर पूरे रेक्टेंगल से माइनस कर दूँ तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बच जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि कुल मिला के मुझे फाइंड आउट क्या करना है, कुल मिला के मुझे रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, मुझे छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए, मुझे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए, उसके बाद मैं माइनस करके इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो एक एक करके सभी का एरिया निकाल के रख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है 18 इंटू 10 करेंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत आसानी से निकल गया जी, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में मुझे बेस भी दे रखा है, मुझे हाइट भी दे रखी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। लेकिन इस वाले ट्रायंगल में मुझे हाइट तो दे रखी है लेकिन बेस गिवन नहीं है, तो बेस पहले निकालते हैं। ये पूरी लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। अगर ये 18 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा 18 होगा, बट 18 में से इतना ही पार्ट क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, तो बचे हुए पार्ट को मुझे क्या लेना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर, सो दैट मेरा जो प्रपोर्शन है 18 सेंटीमीटर का वो सेम रहे, वो गलत ना हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ शॉर्टर ट्राइंगल। एरिया ऑफ शॉर्टर ट्राइंगल मतलब मैं छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर रही हूँ, दैट इज़ मेरा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस उसमें 10 है और हाइट उसमें क्या है 6, तो 10 इंटू 6 करोगे 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू 6 कितना होता है 30 होता है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरा छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। उसके बाद मैंने लार्जर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल। सेम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, बेस उसमें अभी अभी हमने निकाला है 8 सेंटीमीटर आया और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 और 8 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 5 जा कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, कि दोनों ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना, किस में से, रेक्टेंगल में से। 30 और 40 इन दोनों को हमें इसमें से माइनस करना है, यानी अगर मुझे 30 को भी इसमें से माइनस करना है, 40 को भी इसमें से माइनस करना है, तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे ओवरऑल 180 में से 70 माइनस करना है। तो निकालो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 180 माइनस 70, या पहले 30 और 40 को प्लस करके दिखाओ फिर माइनस करो, ऐसे कर लो, वो आपकी चॉइस है, उस चीज़ का मार्क्स नहीं कटेगा। तो 110 आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ देख ली होगी कि मुश्किल दिखने वाली चीज़ मुश्किल होती नहीं है, वो और ज़्यादा आसान निकलती है। इस क्वेश्चन से ये प्रूव हो रहा होगा, बट आधों के तो दिमाग में गया भी नहीं होगा, आधों को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया होगा। तो मैं समझ सकती हूँ, हर कोई अलग अलग टाइप का होता है और हर किसी को मतलब समझने में अलग अलग टाइप की चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। बट अभी जैसे ये पैरामीटर एंड एरिया, ये कई बच्चों को मुश्किल चैप्टर लगता है, बट ये मुश्किल नहीं है। एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और ये समझ आ जाए ना कि क्वेश्चन को एक बार रीड करके क्लूज़ उसमें से कैसे ढूंढने हैं, उसमें से क्लूज़ कैसे निकालने हैं और फिर उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे मुझे फॉर्मूलाज के साथ मिक्सअप करके उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। एक बार आपने क्लूज़ निकाल लिए ना, आप बहुत आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये वाला चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते रहिए। बाय।